हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में। तो पहला क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। देखो बहुत लंबे टाइम से जो है ब्रिटिश रूल से मतलब कि इंडिपेंडेंस होने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हो चुका था। ठीक है, अब उसको लेकर के जो सेकंड चीज थी वो थी कि नेशनलिस्ट डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। तो नेशनलिस्ट ने ये थिंक करना और इमेजिन करना, प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि इंडिया को किस तरीके, जो फ्री इंडिया होगा उसको किस तरीके का होना चाहिए। एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीन रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू टर्मोइल बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लिखा गया था इंडिया का, जबकि इंडिया जब पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था तो उसको लेकर काफ़ी उथल पुथल हुई थी। तो इस वजह से थोड़ा सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी लेट हुआ था। एंड द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी विद preserving national unity along with the eradication of poverty through social economic reforms। तो फाइनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन करके, ये डॉक्यूमेंट बन करके तैयार होता है तो वो उसमें क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो डाइवर्सिटी है इंडिया की उसको भी उसने मेंटेन किया, प्लस जो नेशनल यूनिटी है उसको प्रिजर्व किया, और जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए जो पॉवर्टी एरेडिक्शन है वो सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल किया। यानी कुल मिलाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन बन करके आया उसने पूरे इंडिया को यूनिटी में बांध के रखा था, और जो डाइवर्सिटी, जो चेंज, मतलब जो डिफरेंस, जो भिन्नताएं देखी जाती थी उनको भी इन्होंने क्या किया, मेंटेन करके रखा। एंड की फीचर्स देखो कुछ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है फेडरलिज्म, and it refers to a existence of more than one level of government in the country, and these are at the state and the central levels. Citizens are governed by the laws and policies made by each of these level of government। देखो इसमें क्या है कि फेडरलिज्म है कि किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट का होना, जैसे कि अपने यहाँ पर स्टेट लेवल पर भी होती है और सेंट्रल लेवल पर भी होती है। और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो लॉज और पॉलिसीज़ बनते हैं वो दोनों ही लेवल पर गवर्नमेंट बनाती है, यानी स्टेट लेवल पर भी बनते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी बनते हैं। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स, and this means every citizen of country irrespective of his her social background have a direct role in electing their representatives। तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ लो कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की गारंटी लेता है कि सभी सिटीजन्स, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब, सफरेज का मतलब है कि सभी को क्या होगा, वोट देने का अधिकार होगा। जो भी 18+ होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा, और मतलब उसका सोशल बैकग्राउंड और कोई भी चीज़ उसका मायने नहीं रखता है यहाँ पर। और उसके लिए हर व्यक्ति का एक रोल रहेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो वोट देगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये मैटर नहीं करता है वहाँ पर। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर दस अकाउंटेबल टू द पीपल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आएगा वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उनके लिए काम करेगा प्रॉपर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो यहाँ पर जो 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के, जो पावर्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोज हु मेक्स लॉ, ये वो लोग हैं जो कि कानून को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप है लोगों का हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। जो लेजिस्लेचर है वो तो लॉज को बनाएंगे ये लोग, और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो जो कानून होता है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, यानी उसको लागू करेगा। और तीसरा है, और गवर्नमेंट को चलाएंगे। और तीसरा है जुडिशरी,
The judiciary refers to the system of court in the country whose settle dispute make sure that laws are obeyed. और जो जुडिशरी है वो एक तरीके से कंट्री के अंदर जो कोर्ट्स होते हैं वो हैं कि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है या फिर कोई भी कानून है उसको सही से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसका ध्यान रखेगा. And each organ act as a check on other organs of a state, and this ensure the balance of power between all three. और तीनों ही एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, यानी एक दूसरे पर तीनों का पावर रहता है और किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है. तो ये तीन ऑर्गन होते हैं किस स्टेट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. एंड द फंडामेंटल राइट्स आर रेफर एज द कॉन्शियस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. And fundamental right protects citizen against the arbitrary and absolute exercise of power of the state. सीधी सी बात है कि जो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सिटीजन्स को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग रखते हैं. दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स. भाई कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की भी गारंटी लेता है यहाँ पर कि सभी के अधिकार जो अपने इंडिविजुअल्स अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार हैं, वो सेफ बने रहें. एंड देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. पहला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम. सेकंड, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक का अधिकार. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार. एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म का अधिकार. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और उसके अलावा है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी का अधिकार. In addition to fundamental rights, the Constitution has a section called direct principle of state policy. देखो जो फंडामेंटल राइट है उनके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. और ये इंश्योर करता है कि जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और जो इंडियन स्टेट हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं उनको इसकी तरफ से ये गाइडेंस मिलता रहे कि वो किसी भी तरीके से लॉज और पॉलिसी की हेल्प से जो लोगों की जो पॉवर्टी की सिचुएशन है या फिर जो गरीबी की सिचुएशन है उसको रिड्यूस किया जा सके. पांचवा है आपका सेकुलरिज्म. और सेकुलर स्टेट में क्या होता है, और सेकुलर स्टेट इज़ वन in which the state does not officially promote any one religion as a state religion. सेकुलर स्टेट का मतलब है कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कि ऑफिशियली किसी भी एक धर्म को प्रमोट करे. ठीक है ना, कि इस स्टेट का यही धर्म है या इस देश का यही धर्म है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अपने यहाँ. अपना देश सेकुलरिज्म है यहाँ पर. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री टू इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट रूलर्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है जब इंडियंस जो है क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो हम पर हमारे तरीके से रूल करते हैं. और उसका जो नियम सारे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज्ड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कॉन्सर्न ऑफ पॉलिसी दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज भी किए गए टाइम के साथ साथ, कुछ पॉलिसीज़ में भी चेंज किए गए हैं ना. तो जो कंट्री के जो फंडामेंटल नेचर होता है उसमें भी काफ़ी चीज़ों का चेंजेस देखा गया था. तो ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है आप लोगों का, और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा. जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसका PDF मिल जाएगा.